हेलो एवरीवन। बुद्धिस्ट लॉजिक के इस श्रृंखला में आज हम लोग अभावात्मक निर्णय के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पहले ही सिंथेटिक और एनालिटिक जजमेंट के बारे में बात किया है, जहाँ पर कि हम तादात्म्य और तदुत्पत्ति को लेकर के और स्वभाव हेतु और कार्य हेतु को लेकर के जजमेंट देने की, यानी कि इंटरनल प्रोसेस में जो इन्फरेंस होता है उस रूप में जो जजमेंट फॉर्म होते हैं विद इन द दृष्टा और विद इन द अनुमेयकर्ता, उसको हमने अभी तक समझा है। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव जजमेंट देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अभावात्मक जो निर्णय होते हैं, यानी कि किसी चीज़ के अभाव से संबंधित जब अनुमान किए जाते हैं तो वो कैसे होते हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं, उनको लेकर के बुद्धिस्ट लॉजिक में क्या बात की गई है, धर्मकीर्ति का या धर्मोत्तराचार्य का इस पे क्या स्टैंड पॉइंट है, इसी को लेकर आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। वैसे तो क्लास लेक्चर में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात कर पाते हैं, ज़्यादा डिस्कशन हो पाता है, ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स हम उसमें डिस्कस कर पाते हैं। यहाँ पर उतना कुछ संभव नहीं है, लेकिन बहुत ब्रीफली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव जजमेंट क्या है और हम लोग कैसे इसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मकीर्ति की जो लाइन है, प्रतिषेध सिद्धि अपि यथोक्ताया एव अनुपलब्धे, उसमें वो सीधे सीधे कहते हैं कि जो प्रतिषेध सिद्धि है, यानी कि जो अभाव व्यवहार के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रतिषेध का अर्थ ही है नेगेटिव जजमेंट। तो जो नेगेटिव जजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं वो कैसे होता है, यानी नेगेटिव बिहेवियर कैसे सक्सेसफुल होते हैं या नेगेटिव जजमेंट कैसे दिए जाते हैं, उसी को लेकर ये कह रहे हैं कि नेगेटिव जजमेंट की जो सिद्धि होती है वो अनुपलब्धि हेतु से होती है। तो अनुपलब्धि के आधार पर ही हम प्रतिषेध की सिद्धि करते हैं। ठीक है, तो अनुपलब्धि के आधार पर हम ऐसा करते हैं। और अनुपलब्धि हेतु जो होता है वो किसकी अनुपलब्धि हेतु बनती है, तो कहते हैं कि दृश्यानुपलब्धि, दृश्य की अनुपलब्धि। अब दृश्यानुपलब्धि में दो शब्द हैं, दृश्य और अनुपलब्धि। दृश्य का मतलब होता है कॉग्नाइजेबल थिंग, कॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अनुपलब्धि का मतलब होता है एब्सेंस और निगेशन। तो दृश्यानुपलब्धि का अर्थ हुआ एब्सेंस ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या फिर हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन ऑफ अ थिंग विच इज कॉग्नाइजेबल। ठीक है, तो इस रूप में प्रतिषेध को हम लेकर के चलते हैं, यानी कि अभावात्मक निर्णय देते समय जिस प्रकार के प्रतिषेध की, जिस प्रकार के अभाव व्यवहार की या अनुपलब्धि की हम बात करते हैं, वो अनुपलब्धि दृश्यानुपलब्धि होती है। और दृश्यानुपलब्धि के आधार पर ही हम अभाव व्यवहार की सिद्धि करते हैं, प्रतिषेध की सिद्धि करते हैं, यानी नेगेटिव बिहेवियर को हम लोग प्रूव करते हैं। और उसको इन्फर करता है जो भी अनुमेय करता है, अनुमान करने की प्रक्रिया में जो व्यक्ति होता है वो इस अभाव व्यवहार की सिद्धि दृश्यानुपलब्धि को आधार बना करके करता है। इतनी बात धर्मकीर्ति ने इस प्रथम लाइन से कही। अब एक सवाल उठ सकता है कि दृश्यानुपलब्धि से अभाव व्यवहार की सिद्धि क्यों होती है, ठीक है, अदृश्यानुपलब्धि से क्यों नहीं होती। सो व्हाई नेगेटिव कॉग्निशन लीड्स अस टू द नेगेटिव बिहेवियर। हमें अदृश्य अनुपलब्धि या अदृश्य की अनुपलब्धि से हम क्यों नेगेटिव बिहेवियर को सिद्ध नहीं कर सकते, और क्यों हमेशा हम दृश्य की अनुपलब्धि को ही हेतु बनाते हैं। जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त होता है उसी के न होने पर हम ऐसा कोई नेगेटिव जजमेंट फॉर्म करते हैं। ये सवाल हो सकता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इसके लिए धर्मकीर्ति का कहना है कि सति वस्तुनि तस्या असंभवात्। इसका मतलब है बिकॉज व्हेन अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इट इज परसीव्ड। वो कह रहे हैं कि जब वस्तु विद्यमान होती है, कोई भी वस्तु विद्यमान है यानी है, तो उसकी अनुपलब्धि होना संभव नहीं है। तो जैसे कि ये वस्तु है, यदि ये वस्तु यहाँ पर हो, ठीक है, और ये दृश्य वस्तु है, तो इसका अनुपलब्ध होना यानी इसकी अनुपलब्धि होना संभव नहीं होगा। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि कोई वस्तु हो लेकिन वो अनुपलब्ध हो, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि बिकॉज व्हेन अ रियल ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इट इज परसीव्ड एंड इट बिकम्स सुपरफ्लुअस टू इमेजिन इट्स प्रेजेंस। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु गिवन है, परसीव हो ही रहा है, तो फिर हम ऐसा क्यों इमेजिन करेंगे कि ये यहाँ पर है। उसके प्रेजेंस को इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो साक्षात हमें दिख रहा है।
तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम दृश्य की अनुपलब्धि को हेतु बनाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि वाई इज द निगेशन ऑफ अनइमेजिनेबल थिंग्स इम्पॉसिबल। अनइमेजिनेबल थिंग्स का मतलब है यहाँ पर जो अदृश्य वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनका इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि हम अदृश्य की अनुपलब्धि नहीं कर सकते या उसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, वो इम्पॉसिबल क्यों है, उसका निगेशन पॉसिबल क्यों नहीं होता। तो इसके लिए उन्होंने कहा अन्यथा च। अन्यथा च का मतलब है बिकॉज अदरवाइज इज पॉसिबल। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई वस्तु स्वभाव से ही अदृश्य हो, अदृश्य का मतलब हुआ अनकॉग्नाइजेबल। ठीक है, अगर कोई वस्तु अनकॉग्नाइजेबल है मतलब कि सभी कारण सामग्रियां होने पर भी उसका स्वभाव है कि वो दिखाई न दे, तो यदि वो अनकॉग्नाइजेबल है, अदृश्य है, तो ऐसी वस्तु होगी भी तो भी उसकी अनुपलब्धि संभव है। इसका मतलब है कि आप एक क्षण को सपोज करिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और ये अनकॉग्नाइजेबल वस्तु है, ठीक है, यानी अदृश्य वस्तु है, और आप यहाँ से जा रहे हैं और ये वस्तु रास्ते में है। ठीक है, चूंकि ये वस्तु अदृश्य है, बाय नेचर ये अनकॉग्नाइजेबल है, तो आप यहाँ से चले जाएंगे, गुजर जाएंगे और ये आपको अनुपलब्ध होगी। ठीक है, यानी कि इसकी उपलब्धि संभव नहीं है इसके होने पर भी। लेकिन दृश्यानुपलब्धि में हमने क्या देखा कि यदि कोई वस्तु दृश्य है तो उसके होने पर उसकी अनुपलब्धि संभव नहीं है। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु है तो वो दिखेगी यदि वो दृश्य है तो, लेकिन यदि कोई वस्तु अदृश्य है तो उसके होने पर भी हो सकता है कि वो हमें न दिखे, हो सकता है क्या, होगा ही, क्योंकि वो अदृश्य है तो वो उपलब्ध हमें नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई वस्तु जो दृश्य है वही अनुपलब्ध होने पर हमारे अभाव व्यवहार का हेतु बन सकती है। ठीक है, तो आगे फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा क्यों है, वाई इज द केस। ठीक है ना, ऐसा क्यों है कि वस्तु के विद्यमान होने पर भी उसकी अदृश्य अनुपलब्धि होना संभव है, यानी ये जो वस्तु है जो कि अदृश्य है बाय नेचर, इसके होने पर भी इसकी अनुपलब्धि संभव है, ऐसा क्यों है। इसके लिए आगे फिर धर्मकीर्ति का कहना है कि अनुपलब्धि लक्षण प्राप्तेषु, क्योंकि वो अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त है इसलिए देश काल स्वभाव विप्रकृष्टेश आत्म प्रत्यक्ष निवृत्ते अभाव निश्चयाभावात्। इनका कहना है कि देखिए, ज्ञानजनक सामग्री को जो वस्तु प्राप्त नहीं करने वाली होती है, यानी कि ज्ञानजनक सामग्री को न प्राप्त करने वाली, और देश काल स्वभाव, इन तीन चीज़ों से, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देश काल स्वभाव यानी कि टाइम स्पेस और नेचर, इन तीनों से जो अतीन्द्रिय होगा, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल, अतीन्द्रिय, ऐसी वस्तु में अपना प्रत्यक्ष न होने मात्र से अभाव के व्यवहार का निश्चय नहीं होता। इसका मतलब क्या है, बिकॉज दे आर नॉट उपलब्धि लक्षण प्राप्त। उपलब्धि लक्षण प्राप्त अब किसे कहते हैं ये हम लोग जान चुके हैं। उपलब्धि लक्षण प्राप्त वो होते हैं जो जहाँ पर कि ज्ञानजनक सभी सामग्रियाँ उपस्थित हों और स्वभाव विशेष के होने से वो दर्शन के योग्य हो। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि उपलब्धि लक्षण प्राप्त किसे कहते हैं। सिंपल टर्म में कहें तो उपलब्धि लक्षण प्राप्त का अर्थ ही है दृश्य या दर्शन योग्य, तो जो भी वस्तु दर्शन योग्य होती है। अब यहाँ पर क्या है, जो नॉट उपलब्धि लक्षण प्राप्त, चूंकि अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त जो हैं वो उपलब्धि लक्षण प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए दे आर अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त, इसलिए वो अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त हैं। और अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त होने के कारण वो चूंकि अदृश्य हैं, दर्शन के अयोग्य हैं और स्वभाव विशेष से ही वो क्या है, हीन पदार्थ हैं। ठीक है, उनको हीन पदार्थ कहा गया। इसका मतलब कि वो होंगे भी तो दिखाई नहीं देंगे, इनएक्सेसिबल हैं वो। ठीक है, इनएक्सेसिबल हैं इसका मतलब है कि वो डिस्टेंट हैं या फिर अतीन्द्रिय, ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, तो ट्रांसेंडेंटल और वो डिस्टेंट हैं, और ऐसी वस्तुएं कभी भी नहीं होंगी तो भी, हैं नहीं हैं ऐसा कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन नहीं होंगी तो भी हम उनके न होने को अभाव व्यवहार का हेतु नहीं बना सकते, क्योंकि वो स्वभाव से ही अदृश्य हैं। और जो भी वस्तु स्वभाव से अदृश्य होगी वो हो सकता है कि हो फिर भी हमें उपलब्ध ना हो रही हो। ठीक है, जैसे कि भूत प्रेत अदृश्य होते हैं, हमें पता है कि वो दिखाई नहीं देते, तो क्या पता इस वक्त इस कमरे में भूत हो लेकिन मुझे अनुपलब्ध हो रहा है। ठीक है,
तो उसके होने पर भी वो अनुपलब्ध हो सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि अनुपलब्धि लक्षण प्राप्त को हम हेतु नहीं बना सकते, वो हमारे निगेटिव जजमेंट का आधार या बेसिस नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 3 क्वेश्चंस इन्होंने उठाए। पहला तो कि ये जो दृश्यानुपलब्धि है वो किस काल में, ठीक है, किस काल में, काल यानी कि समय, किस काल में सम्यक ज्ञान का साधन बनती है, यानी कि दृश्यानुपलब्धि किस काल विशेष में सम्यक ज्ञान का प्रमाण बनती है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उस दृश्यानुपलब्धि का नेचर क्या है, उसका इसेंस यानी उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि उसका कार्य क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दृश्यानुपलब्धि की, और उससे संबंधित 3 बातें, किस काल की बात हुई, फिर उसके स्वरूप की बात हुई, उसका नेचर या एसेंस, और फिर उसके कार्य की बात। ठीक है, ये 3 बातें हमें करनी हैं। अब एक एक करके वो जवाब देते हैं। तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये जो 3 सवाल पूछे गए, दृश्यानुपलब्धि से रिलेटेड ये 3 सवाल, उनके जवाब देते हुए धर्मकीर्ति का कहना है कि सबसे पहले अमूढ़ स्मृति संस्कारस्य अतीतस्य वर्तमानस्य च प्रतिपत्ति प्रत्यक्षस्य निवृत्ति अभाव व्यवहार प्रवर्तिनी। वो कहते हैं कि नेगेटिव जजमेंट जो होता है, ठीक है, नेगेटिव जजमेंट, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम हेतु लेते हैं। हेतु क्या है हमारा? अनुपलब्धि हेतु है। तो हम सबसे पहले इस दृश्यानुपलब्धि के किस काल में सम्यक ज्ञान का साधन होने की गुंजाइश है, उस पर चर्चा करते हुए ये कह रहे हैं कि जिसका स्मृतिजनक संस्कार भ्रष्ट न हुआ हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके की मेमोरी में जो इम्प्रेशंस हैं, उसका जो स्मृति जनित संस्कार है वो भ्रष्ट न हुआ हो। ठीक है, यानी वो मूढ़ न हो, वो अमूढ़ हो, ठीक है, मूर्ख न हो, या ऐसा व्यक्ति ना हो जो अपना दिमाग खो चुका है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस खो चुका है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और ऐसे भूतकालीन, ठीक है, भूतकालीन और वर्तमानकालीन, सीधे सीधे कहा कि भूतकालीन और वर्तमानकालीन ज्ञाता के प्रत्यक्ष की निवृत्ति अभाव के व्यवहार की प्रवर्तक होती है। इसका मतलब ऐसा ज्ञाता ही अभाव, ऐसे ज्ञाता के जो प्रत्यक्ष की निवृत्ति है यानी दृश्यानुपलब्धि, वही अभाव के व्यवहार की प्रवर्तक हो सकती है। उसी से हम नेगेटिव जजमेंट कर सकते हैं, न कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि स्मृतिजनक संस्कार भ्रष्ट हो चुका हो या जो मूर्ख हो, पागल हो। ठीक है, तो नेगेटिव बिहेवियर सक्सेसफुल होता है जबकि प्रेजेंट और पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस जो कि किसी ऑब्जर्वर के होते हैं वो हुआ हो, और प्रोवाइडेड दैट कि मेमोरी ऑफ दिस फैक्ट हैज़ नॉट बीन ओब्लिटरेटेड। ठीक है, तो इतनी बात हमने समझी। आगे वो एक बात और कहते हैं कि घटानुपलब्धि घटाभावः, घट की जो अनुपलब्धि है, घट का उपलब्ध न होना, वही घटाभाव है। अगर कोई कहता है यहाँ घट का अभाव है, तो इसका मतलब नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ घट की बात नहीं हो रही है, बल्कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ घट। ठीक है, अनविजिबिलिटी, अनकॉग्नाइजेबिलिटी ऑफ घट, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि घट हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। एब्सेंस, एब्सेंस इज द फाइन वर्ड, तो हम एब्सेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष निवृत्ति एक शब्द जो यहाँ पर यूज हुआ है उसके लिए हम बात करते हैं कि एक ज्ञान संसर्गी दृश्यमान भूतल और भूतल का ज्ञान, इसी से हमारी प्रत्यक्ष निवृत्ति होती है। जैसे कि ये व्यक्ति देख रहा है कि इसे भूतल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई घड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को भूतल तो दिखाई दे रहा है, और इस भूतल के साथ जो एक ज्ञान संसर्गी, उसी ज्ञान में रहने वाला जो घट है, यानी कि यदि घट होता तो वो भी दिखाई देता क्योंकि वो दृश्य है, तो एक ज्ञान संसर्गी दृश्यमान भूतल तो दिखाई दे रहा है, उस भूतल का ज्ञान भी हो रहा है, प्रत्यक्ष भी हो रहा है, लेकिन घड़ा नहीं दिख रहा है। इसी से पता चलता है कि यहाँ पर घड़े का अभाव है। सो घटानुपलब्धि घटाभाव, इस घट की अनुपलब्धि यहाँ पर क्या होगी? घट का अभाव होगी। ठीक है, अब पदार्थ जो होते हैं जैसे भूतल आदि और उनका ज्ञान दृश्यानुपलब्धि का कारण, ये सब मिलके हमारे प्रत्यक्ष की निवृत्ति करते हैं। ठीक है, तो धर्मोत्तराचार्य का कहना था कि उपलब्धि का जो अभाव है उसको हेतु नहीं माना जा सकता है, बल्कि उसके स्वरूप को निश्चित करना, क्योंकि उसके स्वरूप को निश्चित करना असंभव होता है। तो जब भी ये कह रहे हैं कि उपलब्धि के अभाव को हेतु नहीं बना सकते, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और ये उपलब्ध हो रही है, ठीक है, तो उपलब्ध हो रही है तो फिर उसका अभाव नहीं हो सकता।
ठीक, यानी कि जो दृश्य घट है वहाँ होता, अगर दृश्य घट यहाँ होता तो दृश्य की अनुपलब्धि न होती। ऐसा नहीं होता कि उसकी अनुपलब्धि हो, है ना। तो दृश्य की अनुपलब्धि के निश्चय से हम दृश्य का अभाव सामर्थ्य से सिद्ध करते हैं, ठीक है, उस अभाव का व्यवहार करते हैं। इसीलिए हम लोग दृश्यानुपलब्धि को ही लिंग बनाते हैं, यानी हेतु बनाते हैं, और इस हेतु से हम क्या करते हैं, अभाव व्यवहार की सिद्धि करते हैं। ये सारी बातें नेगेटिव जजमेंट में की जाती हैं, ठीक है। अब अनुपलब्धि का हमें काल विशेष पता चल गया कि भूत और वर्तमान उसका काल है। उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है कि अभाव का व्यवहार करा दे। और अभाव व्यवहार में 3 बातें होती हैं, हम लोग ये बात पहले भी एक आध बार पिछली कक्षाओं में किए हैं। अभाव व्यवहार का 3 अर्थ है। पहला तो ज्ञान के रूप में, कॉग्निटिव लेवल पे अभाव का ज्ञान होना, जैसे कि घट नहीं है, यहाँ पर घट नहीं है, ऐसा ज्ञान होना, ठीक है। फिर उसका शब्द प्रयोग करना, जैसे कि किसी से कहना या शब्द में उच्चारण करना कि यहाँ पर घट नहीं है। और फिर क्या, शंका रहित जो प्रवृत्ति है उसके बारे में, शंका रहित प्रवृत्ति मतलब अब डाउट फ्री होके कि यहाँ पे घट है कि नहीं है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। अब आप सीधे आ जा सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, शरीर संबंधी जो अभाव व्यवहार है वो हो जाएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि रास्ते में घट नहीं है या यहाँ घट नहीं है, तो उसके आधार पर जो आपको क्रिया करनी है वो आप क्रिया करेंगे। इसी प्रकार ये तीनों बातें मिला के अभाव व्यवहार की प्रवृत्ति कराने वाले साधक होते हैं, ठीक है। इतनी बातें करने के बाद एक जो सवाल बनता है कि क्यों ये अनुपलब्धि जो है वो अतीत और वर्तमान में ही अभाव की साधक होती है, यानी कि ऐसा क्यों नहीं है कि वो फ्यूचर के बारे में भी हो, क्यों सिर्फ और सिर्फ वर्तमान और भविष्य के बारे में ही होता है। तो इसके लिए कहा गया तस्या एव अभावात निश्चयात, क्योंकि उस अतीत और वर्तमान की जो अनुपलब्धि है उसी से अभाव का निश्चय होता है, फ्यूचर से रिलेटेड नहीं। तो फ्यूचर नेगेटिव एक्सपीरियंस जो होते हैं वो चूंकि अनसर्टेन होते हैं, इसलिए नेगेटिव जजमेंट जो होते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि यहाँ घट नहीं था तो ये सर्टेन होगा, यहाँ घट नहीं है ये भी सर्टेन होगा, लेकिन कहा जाए यहाँ घट नहीं होगा, ये सर्टेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई लाके वहाँ पर घट रख दे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नेगेटिव जजमेंट दिए जाते हैं, इनका कहना है कि स्वभाव से ही ऐसा होता है कि जो अतीत और वर्तमान की अनुपलब्धि है उसी से हम अभाव का निश्चय करते हैं। जो भविष्य में होने वाली अनुपलब्धि है उससे हम अभाव का निश्चय नहीं करते हैं। इतनी बातें तो प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव जजमेंट के तौर पर देखी जाती हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि करनी है और जिनको समझना है, वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। और वो हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस। हम कितने तरह से नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हैं और कितने तरीके से हम अनुमान करते हैं अपने अंदर ही अंदर, उन पर हम चर्चा करेंगे। और इन नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेकर इस बुद्धिस्ट लॉजिक में बेसिकली न्याय बिंदु और न्याय बिंदु टीका में 11 प्रकार डिस्कस किए गए हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस 11 प्रकार की अनुपलब्धियों की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और एक बार समझने की कोशिश करिए कि क्यों दृश्यानुपलब्धि को ही हम अभाव व्यवहार का हेतु बनाते हैं, अदृश्य की अनुपलब्धि को क्यों नहीं बनाते हैं। साथ ही आप ये भी देखिए कि दृश्यानुपलब्धि का स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, वो किस काल से संबंधित है। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम आगे अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस की चर्चा करेंगे।